हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, ये है सर डेमो लेक्चर, फर्स्ट डेमो लेक्चर। आपका इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट का नाम भी आपने अभी तक सुना नहीं होगा, ईईटी तक आपने इसका सब्जेक्ट का नाम सुना नहीं होगा, 11th-12th में भी ये नहीं था। पूरा नया सब्जेक्ट है और एकदम नए सिरे से हम पढ़ेंगे, ज़ीरो लेवल से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और ये जो पूरा अभी लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, इसमें मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका थोड़ा थोड़ा बेस बनते जाए, कि बेस बनाना पड़ेगा सर इस सब्जेक्ट में आपको, और धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, तो ओवरव्यू करेंगे इस पूरे पार्ट में, और धीरे धीरे फिर एक एक सब्जेक्ट, एक एक स्टेयर आपको चढ़ना है और आपको वो मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट का नाम है सर फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है सर। पहला पार्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो है 60 मार्क्स का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है 60 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और सेकंड पार्ट है सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो है 40 मार्क्स का। ठीक है, अब मैं टाइप ऑफ सब्जेक्ट की बात करूं तो एफएम जो है सर, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कैलकुलेशंस हैं, नंबर्स हैं, कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा, और इसमें पूरे मतलब सब प्रैक्टिकल है। ठीक है, और एसएम जो है ये सर पूरा थ्योरी है। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, कंसेप्ट बेस है, अलग ही है। मतलब मैनेजमेंट ही है, फाइनेंशियल भी मैनेजमेंट ही है, स्ट्रैटेजिक भी मैनेजमेंट ही है। दोनों के दोनों मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग चीज है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब बहुत ही हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है? ऐसे डिसीजंस जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म का उनका इम्पैक्ट होता है। जैसे आपको अगर मैं उससे कनेक्ट करूं, आपको उससे, जैसे आपने कंपनी सेक्रेटरी चूज किया था, ये क्या था? ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। 5-10 साल में एक ही बार ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो आपका पूरा डायरेक्शन डिसाइड करता है। अब आप और भी बहुत सारे डिसीजन लोगे, सीएसईटी कहां से करना था, एग्जीक्यूटिव कहां से करोगे, प्रोफेशनल कहां से करोगे, क्या करोगे, छोटे छोटे आप बहुत सारे डिसीजन लोगे, बुक से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, पढ़ने की स्ट्रैटेजी, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, ऐसे बहुत सारे डिसीजन आप लोगे, पर वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं है। वो लॉन्ग टर्म में आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। पर कौन सा करियर चूज करना है, कौन सा कोर्स परस्यू करना है, किसमें करियर बनाना है, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, जो आपका पूरा लॉन्ग टर्म जो भी आपका होगा, 5 साल 10 साल तक आपको इसको इंपैक्ट करेगा, इवन लाइफ टाइम इंपैक्ट रहेगा। तो ये होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। ठीक है, तो हर कंपनी में भी ऐसे ही होता है कि कौन से प्रोडक्ट में डील करना, कौन से इंडस्ट्री में काम करना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है कि सर्विस करना है, कौन से प्रोडक्ट में डील करना है, बराबर। तो ये सब स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं। फिर प्रोडक्ट ऐड करना है, कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना है, क्या मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना है तो उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सब होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो अब एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स का आपका एफएम है और 40 मार्क्स का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। दोनों पूरा एमसीक्यू है। पेपर पूरा डिवाइडेड रहेगा, पार्ट 1 अलग रहेगा, पार्ट 2 अलग रहेगा, प्रॉपर रहेगा। ठीक है, डिवाइडेशन। अब स्टार्ट करते हैं सर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मतलब पैसा, मनी, रुपी, इंडिया के केस में रुपी, यानी पैसों को कैसे मैनेज करें, एक बिजनेस को अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, कहां से पैसे आएंगे, कहां पैसे लगाएंगे, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एकदम सिंपल सेंस में अगर मैं आपको बताऊं कि पैसे को आप कैसे मैनेज करोगे, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जहां पैसा आया मतलब आपको इंटरेस्ट आना ही चाहिए। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना आ रहा हो ऐसा कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आप कोई भी फील्ड में जाओ, कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, आप जॉब करोगे, फिर भी आपको अपने पैसों को मैनेज करना ही पड़ेगा, या जहां आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी के पैसे को मैनेज करना पड़ेगा, या उससे रिलेटेड आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब आप लॉ में पढ़ोगे कि कंपनी सेक्रेटरी क्या है सर, की मैनेजरियल पर्सोनल है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सोनल में क्लासिफाई किया गया है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि आप बहुत ही टॉप मैनेजमेंट में आते हो, जो डिसीजन भी लेते हैं, डे टू डे काम तो करते ही हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है वो मैनेजमेंट में आते हैं। मतलब बोर्ड में या जो एक डिसीजन मेकिंग टीम होती है उसको नाम दिया गया है की मैनेजरियल पर्सोनल, तो आप उसमें आओगे। इसीलिए आपको मैनेजमेंट भी आना चाहिए और इसीलिए आपके सिलेबस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डाला गया है।
कि चलो कंपनी सेक्रेटरी का तो काम आप करोगे ही, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है, जो प्रोसीजरल चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन भैया आपका रोल डिसीजन मेकिंग में भी होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे सोचते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या स्टेप्स होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है एक बिजनेस का, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो वो सब उसका ख्याल रखा गया है और आपके सिलेबस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डाला गया है, ताकि आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ, आप अपना इनपुट दे पाओ, आप वैल्यू एडिशन कर पाओ एक कंपनी में, इसीलिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि भैया पैसे कैसे मैनेज होते हैं। आप कॉम्प्लायंस करोगे, मैं पहले भी आप बता चुका हूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी बार बार आपको बताऊंगा कि यस, आपका कोर एरिया कॉम्प्लायंस ही है, मतलब लॉ बेस्ड ही रहेगा, लेकिन लॉ के पहले और बाद में क्या आता है वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। जैसे आपको पता है कि अगर मैं शेयर्स इशू करने हैं तो क्या प्रोसीजर है, लिस्टिंग करनी है स्टॉक एक्सचेंज पे तो क्या प्रोसीजर है, वो भी आपको पता रहेगा। डे टू डे कंपनी को क्या कॉम्प्लायंसेस करने होते हैं, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी बंद कैसे होती है, ये सब आप पढ़ लोगे लॉ में। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, कंपनी का ओवरऑल प्लान क्या है, कंपनी का ओवरऑल विजन क्या है, ये जब तक आपको नहीं पता है पार्टिसिपेट कैसे करोगे। ओवरऑल भी तो आपका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, आए ख्याल में। तो ओवरऑल वाली चीजें आपको भी वो भी पढ़ाई जाएंगी, ताकि आपको पता चले कि कंपनी कर क्या रही है। ओवरऑल भी कंपनी में आपका एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो कंपनी पैसा कहां से लाएगी, कैसे लाएगी, ये आप बताओगे। कैसे मतलब प्रोसीजर, पर कहां से लाएगी ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर पाओ कि नहीं यहां से लाएं कि वहां से लाएं। वैसे आपका काम नहीं है, लेकिन आप क्योंकि की मैनेजरल पर्सनल हो, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहां से लाएं, क्यों कहां से लाएं, मतलब आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, क्या कंपनी के लिए बेस्ट है, कंपनी जो सिचुएशन में है, कंपनी के पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल है पैसे फंड्स रेज करने के, वो सब आपको भी पता होने चाहिए। आ रहा है ख्याल में, पूरा मास्टर प्लान आपको पता होना चाहिए। और फिर वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, भैया इतना इक्विटी से लाना है तो आपका काम है, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, फंड रेज करके दो, पूरे प्रोस्पेक्टस बनाओ, सारे परमिशंस लेके दो, पूरा पैसा रेज करो, फिर वो पैसा कंपनी के हाथ में दे दो, ये पूरा काम आपका है। पर जो प्लानिंग है कि भाई पैसा कहां से आएगा, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सपोज मेरा नया बिजनेस है, मुझे 100 करोड़ की भी जरूरत है। अभी 100 करोड़ भी कहां से आया, ये भी प्लानिंग का काम है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है कि भैया बिजनेस में जो पैसा लगाना होता है वो कहां लगाना होता है, बिजनेस की क्या नीड्स होती हैं, मुझे बताओ आप। अकाउंट्स में भी मैं खैर ये बताऊंगा कि बिजनेस को पैसा लगाना है। अरे बिजनेस पैसा कहां लगाती है, वो पैसा लगाती है एसेट्स में। एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, आप पढ़ चुके हो। पहला है फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, सब कुछ, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, आपको पता होगा, सॉफ्टवेयर्स लेने होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो भी हो सकता है आपको एक्वायर करना पड़े, ठीक है, डिजाइन के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो सब आप ईबीसीएल में पढ़ोगे। और फिर एक आता है सर वर्किंग कैपिटल, यानी कि करंट एसेट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यानी स्टॉक में बैंक बैलेंस रखना पड़ेगा, कैश बैलेंस रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने जेब से पैसा लगाना होता है। तो एक बिजनेस का पैसा यहां लगता है, यहां से आपको नीड पता चलती है कि अगर मुझे एक बिजनेस करना है, एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको पहले पूरा हिसाब लगाना पड़ेगा कि बिल्डिंग लेनी है कि रेंट पे लेनी है। तो बिल्डिंग खरीदनी है तो कितना पैसा जेब से लगेगा, फर्नीचर तो लेना ही पड़ेगा, फर्नीचर कहाँ रेंट पे लोगे, मशीनरी भी नॉर्मली लोग खरीद ही लेते हैं। कुछ कुछ चीजें रेंट पे लेना सही है, पर हर चीज थोड़ी रेंट पे लोगे, फिर बिजनेस की स्टेबिलिटी पे भी सवाल उठाते हैं लोग, बरोबर। तो ये दिक्कत है। तो यहां से आपकी नीड पता चलेगी, रिक्वायरमेंट, कि आपको पैसा कितना चाहिए, ठीक है। एक बार ये पता चल गया कि कितना चाहिए, फिर सर दिमाग लगाया जाएगा कि आएगा कहां से, सोर्स क्या होगा। और फिर सोर्स कहां कहां से होता है नॉर्मली, कि भाई ओनर जो है वो लाएगा, जिसको आप इक्विटी कहते हो कंपनी के स्ट्रक्चर में, कि कुछ ओनर से आएंगे पैसे, और फिर कुछ आएगा बाहर वाले लोगों से, जिसको आप कहते हो डेट। फिर उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आएंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बहुत सारे टाइप के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है। वो एक अलग पूरा अपन पढ़ेंगे। बेसिकली दो होते हैं, ओनर या नॉन ओनर, आउटसाइडर्स, ठीक है। ये कौन होते हैं, आउटसाइडर्स।
और फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो कि भैया इक्विटी से लाना है तो प्रोसीजर क्या होता है, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स, फिर आप पूरा आईपीओ पढ़ोगे कंपनी लॉ में एज वेल एज सिक्योरिटीज लॉ में कि आईपीओ का क्या प्रोसीजर होता है। फिर आपको लॉ में पता चलेगा भैया आईपीओ लाना है तो लिस्टिंग कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे, एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करानी होती है। फिर लिस्टिंग का प्रोसीजर आप पढ़ोगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, प्रोफेशनल में भी आएगा, प्रोसीजरल पार्ट पूरा आप फिर करोगे, वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का काम है। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि कंपनी को कितना टोटल लाना है, 100 करोड़ लाना है तो भैया कंपनी बोल रही है 60-40 लाते हैं, 60 ओनर लाएंगे, 40 अपन बाहर से लाएंगे, तो 60 बोले तो 60 करोड़ का अपन इक्विटी लाएंगे, 40 करोड़ का लोन या कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे, डिबेंचर वगैरह। तो आपका काम सिर्फ 60 करोड़ का नहीं है, आपको ओवरऑल पिक्चर भी पता होना चाहिए कि भैया 100 करोड़ की नीड है, 100 करोड़ की नीड है तो वो कहां कहां जाने वाला है, और यही पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। भले डायरेक्टली आपका काम नहीं है, पर क्योंकि आप केएमपी हो आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये 60 करोड़ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पैसा कहां जाने वाला है, कंपनी इसको कहां यूज करने वाली, क्योंकि आपको सब डिस्क्लोजर देने होते हैं, प्रोस्पेक्टस में सब आपको बताना होता है, होल पिक्चर पूरी बतानी पड़ेगी ना। तो ये सारी चीजें हैं सर, ये सारी चीजें हैं, यही पूरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा लाना और पैसा लगाना। कि पैसा बार बार लगता है, पैसा सिर्फ एक बार नहीं लगता, पैसा बार बार लगता है। स्टॉक जैसे आप लेते हो, स्टॉक आप या तो बेच दोगे रॉ मटेरियल, या आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर बेचोगे, तो वो रोटेटिंग एसेट है, बार बार स्टॉक खरीदना पड़ता है, तो वहां पे बार बार आपको पैसा लगाना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट की एक लाइफ होती है, लैंड सिर्फ एक ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे एसेट्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है, फिर आपको उसको रिप्लेस करना होता है। फर्नीचर है 10 साल 15 साल में खराब हो जाएगा, फिर से नया फर्नीचर लेना पड़ता है। मशीनरी 10 साल चलेगी, फिर मशीनरी नई लेनी पड़ती है। तो पैसे की जो नीड है वो कभी खत्म नहीं होती, हर साल पैसे की नीड आती रहती है, कुछ ना कुछ जगह पे आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। एंड इट्स द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू प्लान फॉर इट, कि कहां से आएगा, कैसे आएगा, कहां लगाना है, ये सब आप पढ़ोगे आए ख्याल में। और यही टॉपिक मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में इसी को आप बजट नाम से पढ़ोगे। बजट क्या है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, वो भी बजटिंग करते हो आप, ठीक है। तो ये सब है सर, ठीक है। ये आपको एक विजुअल इंप्रेशन आया होगा कि चलो ये सब पढ़ना है इसमें। अब जो मैंने बताया बेसिकली 2 पार्ट्स हैं कि पैसा लगाना कहां है और पैसा लाना कहां से। सोर्सेस ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। सोर्सेस कहां से आएगा और एप्लीकेशन कहां लगाएंगे, ठीक है, पूरा पहला चैप्टर आप यही पढ़ोगे। चलिए फिर एक अपन पढ़ते हैं कि यार एक बिजनेस का मोटिव क्या होता है। 2 टाइप के मोटिव हो सकते हैं, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक बिजनेस के। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो कि मैंने आपको अकाउंट्स में भी बताया होगा कि बिजनेस मतलब प्रॉफिट, अज्यूम्ड है, बिजनेस बिना प्रॉफिट के हो ही नहीं सकता। पर सर क्या लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल 25 साल अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आप लॉन्ग टर्म उस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। कि जो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं उनका डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है, मतलब शॉर्ट टर्म होता है। प्रॉफिट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, कि 1 साल में कितना कमाना है, अभी कितना कमाना है, 10 साल बाद का आप नहीं सोचते हो। पर 10 साल टिकना तो पड़ेगा ना आपको, लॉन्ग टर्म एक वैल्यू के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो एक और ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ बनाओ शेयर होल्डर्स के लिए, ओनर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो चलो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म तक आपका बिजनेस चलेगा तो ही तो उनको फायदा होगा। 5 साल पूरा प्रॉफिट दे दिया फिर बिजनेस ही बंद हो गया, क्या फायदा। गोइंग कंसर्न पढ़ते हो ना अकाउंट्स में भी, लॉन्ग टर्म सोचना है। तो इसीलिए हम ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव दरअसल क्या होना चाहिए, एक बिजनेस का, एक ओनर का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते रहे या अपनी वेल्थ पे ध्यान दे। शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, पूरा कंपैरिजन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ऑब्जेक्टिव माने तो क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। और फिर एक आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। और चैप्टर के एंड में हम अल्टीमेटली पढ़ेंगे कि यार ज्यादा बेटर क्या है, सब पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाला है। फिर है सर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, ठीक है, कि भैया जो कैपिटल है उसकी आप बजटिंग कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया ये बजटिंग है कि पैसा कहां लगाएं। ये सब इन्वेस्टमेंट वाला है, ये सब क्या है,
इन्वेस्टमेंट, जिसको मैंने आपको बताया एप्लीकेशन, ये पूरा चैप्टर इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, कि पैसा आप कहाँ लगाओगे। पैसा आप लगाते हो प्रोजेक्ट में, एसेट्स मतलब प्रोजेक्ट में, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जा सकते हो, आप कोई भी सेक्टर में जा सकते हो, पावर सेक्टर में जा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, अभी पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, अलग अलग ऐसे सेक्टर्स हैं सॉरी। तो वो आपको डिसाइड करना है, और फिर उस फील्ड में आप अल्टीमेटली फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में ही पैसा लगाओगे, लेकिन आपको फील्ड सोचना है, प्रोजेक्ट सोचना है। तो ये सब एप्लीकेशन वाला है कि आप एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करोगे। भाई आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में क्या एक ही अपॉर्चुनिटी होती है क्या? आज रिलायंस का अंबानी बैठा है तो उसके पास तो लिस्ट होती है, डजन्स ऑफ प्रपोजल्स होते हैं, डजन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और फिर उसको डिसाइड करना होता है कि यार मेरे पास जो एक पैसा है वो मैं कहाँ लगाऊं। यही है कैपिटल बजटिंग, कि पैसा कहाँ लगाएं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने भी सीएस डिसाइड किया तो आपका ऑप्शंस थे ना, सीए भी आपको पता होगा, सीए में भी पता होगा, एलएलबी भी पता होगा, आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको पता होंगे, और फिर उसमें से आपने सिलेक्ट किया जो आपके लिए बेस्ट था। सिमिलरली जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग फील्ड के होते हैं, और फिर आप उनको कंपेयर करते हो कि भैया कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, किसमें ज्यादा कमाई है, कौन सा अपने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो वो सब आप कंपैरिजन करते हो, और उसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो पूरा डिसीजन मेकिंग हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे इवैल्यूएट होता है, प्रोजेक्ट को कैसे कंपेयर करते हैं, और बेस्ट प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है कि ये अब प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट पता चलती है कि भाई ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी पता रहती है ना, तो उसमें से आपको रिक्वायरमेंट पता चलेगी। फिर सेकेंड आपकी स्टेप चालू होगी कि अब ये लाए कहां से। डिसाइड तो कर लिया, अरे भाई पैसे लाएंगे कहां से, तो वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि ये जो कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर बोले तो कि कितना ओनर को लाना है और कितना बाहर वालों से लाना है, कितना डेट का होगा, कितना इक्विटी का होगा, डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। द ब्रेकअप ऑफ कैपिटल इनटू इक्विटी एंड डेट, ये जो रेशियो होता है इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप ओनर हो तो आप तो सोचोगे सब पूरा बाहर से लाते, अपने जेब से लगाते नहीं। काफी लोग ऐसे भी होते हैं ना कि रिस्क नहीं लेना है, मैं क्यों रिस्क लूं, मैं पूरा बैंक से लूंगा। अरे बैंक क्या पागल है, बैंक पागल है क्या? बैंक आपको पूरे पैसे क्यों देगा? सोच के देखो, आपसे कोई पैसे मांगने आया, सबसे पहला सवाल आप क्या करोगे, भाई आपने अपने जेब से कितने लगाए हैं, तभी तो पता चलेगा ना आप उसमें कितने सीरियस हो, आप उसको परस्यू करना चाहते हो कि नहीं, आप उसमें सक्सेस होंगे कि नहीं। सबसे पहले यही होता है। तो बैंक के पास जब आप पैसे लेने जाते हो, सबसे पहला सवाल बैंक आपसे क्या पूछेगा कि आपने अपने जेब से कितना डाला है, पहले वो बताओ, और आप अपने पैसे लगाओगे तो ही हम आपको पैसा देंगे। तो एक रेशो होता है जिसको आप डेट इक्विटी रेशो पढ़ोगे, एलिजिबिलिटी, लोन्स की एलिजिबिलिटी में भी आप पढ़ोगे, लेंडिंग रेशो, अलग अलग ऐसे नाम अलग अलग जगह होते हैं, पर एक रेशो होता है कि कितना आप लगाओगे और उसके बलबूते पे आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा बाहर से मिल सकता है। तो बेस हमेशा इक्विटी होता है। इक्विटी कैन नॉट बी जीरो, इक्विटी कैन नॉट बी जीरो, कुछ ना कुछ एक जेब से पैसा आपको लाना ही पड़ेगा, ओनर्स को वो रिस्क लेना ही पड़ता है, और फिर बचा हुआ पैसा आप डेट के रूप में ला सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे कि इसका कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ेंगे, जो अगले इसमें आएगा। देखो ये सोर्सेस ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस की क्या क्या सोर्सेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बैंक से आप लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकते हो, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट बॉडी हो, अलाउड है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, आपने सुने नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर सबसे बड़ा पार्ट आएगा कि सर ये कैपिटल का कुछ कॉस्ट तो होगा, फ्री में पैसे दे रहे हैं, बैंक आपको 1 करोड़ या 10 करोड़ देगी तो क्या इंटरेस्ट नहीं लेगी? तो ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, कॉस्ट है, पैसे को यूज करने का कॉस्ट है। कोई भी फंड फ्री में नहीं मिलते, कोई भी पैसा फ्री में नहीं मिलता, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता है कि यार एक एक रुपए पे जो मैं एक एक पैसा ला रहा हूं,
अलग अलग जरियों से, अलग अलग सोर्सेज से जो मैं पैसा अरेंज कर रहा हूं, उसका कॉस्ट क्या है। तो हम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्या खर्चा हमको पैसों पे लग रहा है, जो कि मेनली इंटरेस्ट, डिविडेंड, अलग अलग चीजें होती है जो आप पैसे के यूज करने के बदले देते हो। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे। फिर आता है प्रोजेक्ट फाइनेंस, जो मैंने आपको बताया कि पूरा प्रोजेक्ट होता है, आप डिसीजन किसका लेते हो, प्रोजेक्ट का। तो एक प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एक प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, अलग अलग क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या क्या नजरिया होता है। जैसे एनवायरमेंट का एक नजरिया होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एनवायरमेंट का एनओसी लेना पड़ेगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो सब भी होता है। एनवायरमेंट एंगल से भी करना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी से तो आप इवैल्यूएट करोगे ही करोगे कि लागत पे कितना मिल रहा है। ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं कि एक प्रोजेक्ट को क्या क्या डायमेंशन से आप इवैल्यूएट करोगे, क्या प्रोसेस होगा, प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, प्रोजेक्ट की फंडिंग कहां से आएगी। बैंक के पास जाओगे तो बैंक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं, डिटेल में पूरा प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कैसे होता है, वो सब हम प्रोजेक्ट फाइनेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, बिजनेस। एक प्रोजेक्ट मतलब एक बिजनेस है, जो मैंने आपको बताया। जैसे रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में आए तो रिलायंस जियो बनाया, तो रिलायंस के लिए रिलायंस जियो क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही रिलायंस हर साल कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट में आते रहती है, तो उनके लिए एक प्रोजेक्ट है, एक फील्ड है, एक बिजनेस है जिनको वो करना है। ठीक है, तो उसकी जो फाइनेंस होती है, उनका जो सोर्स होता है कि पैसा आएगा कहां से, वो होता है प्रोजेक्ट फाइनेंस। ठीक है, कि आप पैसा लाओगे कहां से, फंडिंग कहां से लोगे। फंडिंग जो मैंने बताया, कुछ ओनर्स लाते हैं इक्विटी के रूप में, और कुछ डेट्स के रूप में आप लोन्स लेते हो। ठीक है, इसी को आप प्रोजेक्ट फाइनेंस कहते हो। एक सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए आप पैसे कहां से लाओगे, उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे हम इसमें। फिर है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि कंपनी अपने अर्निंग से कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स में बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको कहते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट का हिस्सा जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो कैश में, वो होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड की भी एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्यों सर, क्योंकि डिविडेंड बांटना लॉ के हिसाब से कंपलसरी नहीं है। आई होप इतना पता होगा आपको बेसिक्स, कि भैया कंपनी को डिविडेंड बांटना कंपलसरी नहीं है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कमाई में से कुछ हिस्सा देना है या नहीं देना है। तो ये पॉलिसी होती है, आप खुद डिसाइड करते हो कि मेरा एक सर्टेन अमाउंट है, इसमें से कितना डिविडेंड दूं, 30%, 40%, 50%, पूरा का पूरा बांट दूं। तो ये होती है पॉलिसी। तो हम पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी, कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या बेस्ट पॉलिसी होती है। क्यों सर, डिविडेंड का क्या इंपैक्ट है। डिविडेंड का डायरेक्ट इंपैक्ट है, क्या आप ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहोगे जो कमाई ही नहीं दे रही है। अरे भाई, शेयर होल्डर पागल तो नहीं है, शेयर होल्डर बेवकूफ तो नहीं है। शेयर होल्डर ने पैसा क्यों लगाया, क्योंकि उसको डिविडेंड मिले, कुछ रिटर्न तो मिले। हर इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल क्या है, रिटर्न। बैंक आपको लोन क्यों दे रही है, क्योंकि आप उसको इंटरेस्ट दोगे, वो उनके लिए रिटर्न है। सिमिलरली आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने पैसा क्यों लगाया, क्योंकि उनको कुछ रिटर्न चाहिए। तो वो वन ऑफ द बेसिक जो रिटर्न होता है वो डिविडेंड होता है। अगर आप डिविडेंड ही नहीं बांटोगे, वो नाराज हो जाएंगे और वो आपके शेयर्स बेचते जाएंगे, और आपके शेयर की प्राइस मार्केट में कम होते जाएगी। अगर आप लिस्टेड हो, नेगेटिव माना जाता है अगर आप डिविडेंड ही नहीं बांट रहे हो। तो डिविडेंड नहीं बांटना, डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, उसका इंपैक्ट होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में, कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो स्टॉक मार्केट में क्या फर्क पड़ता है, अगर आप अच्छा डिविडेंड बांटते हो तो क्या फर्क पड़ता है प्राइसेस पे, और अगर आप डिविडेंड बांटते ही नहीं हो तो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ता है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हम पॉलिसी देखेंगे कि यार क्या बेस्ट पॉलिसी हो सकती है, बैलेंस कैसे करें इसको। फिर आता है सर वर्किंग कैपिटल, जो मैंने आपको बताया कि पैसे जहां लगाते हो आप, वो है वर्किंग कैपिटल। यानी कि इसको आप शॉर्ट में स्टॉक से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि स्टॉक बेचने के लिए पहले स्टॉक खरीदना पड़ता है, स्टॉक को स्टॉक करना पड़ता है, मतलब रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम स्टॉक होता है, क्योंकि आपको वो स्टोर करना पड़ता है। कुछ स्टॉक आपके पास इन हैंड अवेलेबल होता है, स्टॉक इन हैंड जिसको आप कहते हो, होगा तो बेचोगे ना। तो कुछ जो स्टॉक आपके पास रखना पड़ता है, उसमें आपका पैसा लगा होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट है वो, तो उसको आप कहते हो वर्किंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रोटेटिंग कैपिटल, अलग अलग नाम है, क्योंकि ये यूज करने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए है। पहले बेचेंगे, पैसा आएगा, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, ये हमारा काम है।
आ रहा है ख्याल में? इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि एक साइकिल है, खरीदो बेचो, या खरीदो बनाओ फिर बना के बेचो, डिपेंडिंग अपॉन आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है? तो ये साइकिल होती है, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। और इसमें कुछ ना कुछ आपका पैसा हमेशा लगा हुआ होता है। तो वो पैसा कितना लगाएं, क्या ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक आप होल्ड करो, क्या ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश आप होल्ड करो, कैश भी रखना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉप देखा है जिसके पास कोई कैश ही नहीं है? एट एनी पॉइंट इन टाइम कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है जिसके पास जीरो कैश हो। जीरो कैश हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ मिनिमम कैश आप कैरी करते हो, तो वो भी तो आपके जेब से लगी हुई है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। फिर आपके बैंक बैलेंस में मिनिमम बैलेंस होता है 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट्स आपके होते हैं और उसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, वो भी तो आपके जेब से ही लगा हुआ है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वो विड्रॉ नहीं कर सकते आप। आ रहा है ख्याल में? तो वो है। तो ये सब हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल में कि एक बिजनेस को ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल कितना रखना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रखोगे तो भी नुकसान होगा, क्योंकि पैसा फ्री में नहीं आया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई भी पैसा जो आ रहा है वो फ्री में नहीं है, उस पर कॉस्ट लग रहा है और आप खाली नहीं रख सकते उसको। तो रखना भी है खाली तो कम से कम रखेंगे ना, ताकि नुकसान ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, कैश जीरो नहीं रख सकते, कैश जीरो नहीं रख सकते, मिनिमम कुछ कैश रखनी पड़ती है, बैंक बैलेंस भी मिनिमम कुछ रखना पड़ता है, स्टॉक भी मिनिमम कुछ रखना पड़ता है, उधारी भी देनी पड़ती है, डेटर्स क्रेडिट सेल भी आपको कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। तो उसमें आपके पैसे फंसेंगे कि डेटर क्रेडिट लेगा और क्रेडिट 30 दिन 50 दिन उसके बाद पैसा आएगा आपका, तब तक आपके पैसे लगे होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए और क्या पॉलिसी होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एक बिजनेस की। फिर है सर 2 चैप्टर पूरे अलग हैं, ये मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है कि एक सिक्योरिटी को आप कैसे एनालाइज करोगे, उसकी प्राइसिंग सही है कि नहीं, मार्केट में जो उसकी प्राइस चल रही है वो सही है कि नहीं, प्रॉपरली वो वैल्यूड है कि नहीं, अंडर प्राइस या ओवर प्राइस तो नहीं है, ये सब हम देखेंगे। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स में पैसा लगाते हो, तो आप एक कंसेप्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन, एक कंसेप्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन कि पूरा पैसा एक जगह मत रखो। बचपन से आप सुनते आए हो, बहुत सारे वो ईडियम्स और वो फ्रेजेस भी हैं इंग्लिश में इसको मतलब करने के लिए कि पूरा पैसा एक जगह नहीं रखना चाहिए, आपको तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह पे पैसा रखना चाहिए। तो अगर आप पैसा अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज, अलग अलग टाइप के एसेट्स में लगा रहे हो, गोल्ड भी ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, शेयर्स भी ले रहे हो, सेविंग बैंक में भी रख रहे हो, तो ये अलग अलग जगह जब अपना पैसा रखते हो, कलेक्टिवली इसको बुलाया जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, बंच ऑफ सिक्योरिटीज या बंच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग पैसा जो आपने लगाया उसको मैनेज करना पड़ता है, कुछ खरीदोगे कुछ बेचोगे, तो वो कंटिन्यूअसली आप डिसीजन लेते रहोगे और कुछ ना कोई टाइप का एसेट आप खरीदते बेचते रहोगे, ठीक है? तो वो भी हम पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है? तो ये पूरा आपका दायरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है? अलग अलग है, जैसे ये 2 चैप्टर मैंने आपको कहा, ये थोड़े अलग ही डायरेक्शन में, ये थोड़े एनालिटिकल है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट को आप इवेल्युएट कैसे करोगे एज आउटसाइडर, नॉट एज अ कंपनी, एज आउटसाइडर, एज ए इन्वेस्टर आप शेयर्स या पोर्टफोलियो को कैसे एनालाइज करोगे, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। बाकी जो चैप्टर हैं वो कंपनी के एंगल्स हैं, वो कंपनी के एंगल्स हैं कि कंपनी को पैसा कहाँ लगाना है, कंपनी प्रोजेक्ट कैसे इवैल्यूएट करेगी, कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेगी, कॉस्ट कैसे निकालेगी कैपिटल का, ताकि डिसाइड करे रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर कर पाए। रेवेन्यू ज्यादा होगी कॉस्ट से तभी तो आप प्रोजेक्ट करोगे ना। प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे लाएगी, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डालेगी, डिविडेंड की पॉलिसी कैसे डिसाइड करेगी, ये सब कंपनी के एंगल्स हैं। तो पहले जो पूरे ये 7 चैप्टर हैं कंपनी के एंगल्स हैं और 8 और 9 ये इन्वेस्टर या एनालिटिकल अलग ही एंगल्स हैं, ठीक है? वो कंपनी के एंगल से नहीं है। चलिए सर, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 60 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है? इसमें प्रैक्टिकल भी है चैप्टर्स, एमसीक्यू भी है, मिक्स है, ठीक है? मेरे हिसाब से देखो, ये वाला पूरा थ्योरी है, प्रोजेक्ट फाइनेंस प्योर थ्योरी है, पहला चैप्टर भी प्योर थ्योरी है, बाकी पूरे प्रैक्टिकल है, मतलब ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है? सब बाकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जो प्योर थ्योरी है, जिसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं, बाकी सब में थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स है, ठीक है? चलिए सर, फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, नाम में ही मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रैटेजिक मतलब ऐसे बड़े डिसीजन जो आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म उसका फर्क पड़ता है, और जो आप सालों में एक ही बार लेते हो डिसीजन। तो मैंने बिजनेस के एंगल से बताया था कि ये डिसीजन क्या हो सकते हैं कि भाई कौन से प्रोजेक्ट लेना, कौन सी फील्ड में जाना, कौन से प्रोजेक्ट में जाना, ये बड़े डिसीजन होते हैं। मार्केटिंग कैसे करना, जो भी आपके फंक्शंस होते हैं, जो पूरा सेटअप आप बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किसको किसके मतलब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मैनेजर, उसके अंदर ये होता है, आपने सुना होगा बहुत सारे मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बता भी दिया था कि मैनेजर पर्सोनल, ये ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं। तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हायरार्की कैसे होगी, वो भी इसमें आप पढ़ोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। पहला इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट एज अ फील्ड क्या होती है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेज करने का मतलब क्या होता है, तो वो पूरा आप पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट मतलब पूरी फील्ड जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स आते हैं। फिर उसका एक ब्रांच हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या होते हैं, क्या क्या बड़े डिसीजन होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस का एनवायरमेंट क्या होता है, जैसे आपके शेयर होल्डर्स आते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, ये सब आपका एनवायरमेंट है। इनसे आप इंटरेक्ट करते हो, इनसे आप डील करते हो, आप इनको इन्फ्लुएंस करते हो, ये आपको पलट के इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब आप पढ़ोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। फिर है कि आपकी बिजनेस की पॉलिसी कैसे आप डिसाइड करोगे, आपकी फंक्शनल लेवल पे आप कैसे स्ट्रैटेजी डिसाइड करोगे। फंक्शन मतलब क्या होता है कि हर बिजनेस में फंक्शंस होते हैं, सेल्स एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, अकाउंट्स एक फंक्शन है, लीगल एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है। ऐसे हर बिजनेस में फंक्शंस होते हैं। आप बिजनेस कोई भी करो, कोई भी बिजनेस करो, सर्विस वाला करो, आप मैन्युफैक्चरिंग वाला करो, हर बिजनेस में फंक्शन होते हैं, डिवाइडेशन होता है, नेचर ऑफ एक्टिविटी होती है, उसी को एक फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन लेवल पे भी स्ट्रैटेजी बनती है कि सेल्स की क्या स्ट्रैटेजी होगी, प्रोडक्शन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी होगी, लीगल या अकाउंटिंग वालों की क्या स्ट्रैटेजी होगी। हर फंक्शन की भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। ठीक है, वो कैसे बनती है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग कि स्ट्रैटेजिकली आप कैसे एनालिसाइज करोगे। उसमें आपको आपका जो एनवायरमेंट है, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी इंडस्ट्री में जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको आप एनालाइज करते हो और उसमें स्ट्रैटेजीज बनाते हो कि आपको कैसे अपने आप को पोजीशन करना है, आपको मार्केट लीडर बनना है, आपको मार्केट का फॉलोअर बनना है, क्या पोजीशन आप मार्केट में बनाना चाहते हो, आप अपनी इमेज क्या बनाना चाहते हो, आप आपकी अप्रोच क्या रखना चाहते हो बिजनेस के तहत, वो सब इसमें आप प्लानिंग करोगे। और फिर सेम जो आप प्लान कर रहे हो उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। सिर्फ ऑन पेपर थोड़ी प्लान करेंगे, उसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल तक उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या लोगों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये सब हम पढ़ने वाले कि स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, बनाते वक्त आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों प्लानिंग करना ज़रूरी होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल इश्यूज आप फेस करोगे, उसको कैसे टैकल करोगे, ये हर चीज़ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और फिर आता है सर एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज, ये अलग ही पूरी दुनिया है। ये बिजनेस करने के तरीकों पे है कि आप बिजनेस कैसे करोगे। आपके जो बिजनेस के प्रोसेस होते हैं, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपका एक प्रोसेस होता है ना मैन्युफैक्चरिंग का, वन स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोडक्शन या कोई ना कोई चीज़ का प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज करें, कम से कम रिसोर्सेस में कैसे वो प्रोडक्ट बनाए, कहाँ हमारा टाइम या हमारे रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सब भी चीज़ें इसमें आने वाली है। फिर आपका जो क्वालिटी है, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, आपके जो डिफेक्ट्स निकलते हैं, आपको पता ही होगा हर प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकलते हैं। मोबाइल्स में भी आपने देखा ही होगा, एप्पल का लो या सैमसंग का लो या कोई भी लो, अगर वो 1 लाख मोबाइल बना रहे हैं उसमें कुछ तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलते हैं ना, तो वो कैसे आप उसको मिनिमाइज करोगे, 1 लाख में कम से कम कैसे डिफेक्ट्स निकलें, वो भी एक पूरा स्ट्रैटेजी होती है, वो भी आप पढ़ोगे कि क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करें। बहुत सारे अपन क्वालिटेटिव उसमें स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग उसमें अपन पढ़ेंगे, 6 सिग्मा पढ़ेंगे, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बेंचमार्किंग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में जो बेस्ट है उसको, उससे आप क्या सीख सकते हो, इंडस्ट्री का जो आपका टॉप प्लेयर है उससे आप क्या क्या डायमेंशन में आप पीछे हो, आप उनसे क्या लर्न कर सकते हो, क्या सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। कोई मार्केटिंग में अच्छा होता है, कोई
प्रोडक्शन में अच्छा होता है, कोई क्वालिटी के लिए होता है, कोई फास्ट टाइम में, कम टाइम में आप डिलीवर करते हो, जोमेटो वगैरह आप सुनते हो, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। तो क्या फीचर है, कहां से क्या सीख सकते हो, ये आपको देखना होता है। तो ये सब हम बेंचमार्किंग में पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, स्टेप्स होते हैं, हर बिजनेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसको कैसे सुधारें, री इंजीनियर करें और इम्प्रोवाइज करें, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में उसको अच्छे से परफॉर्म करें। तो ये सब हम, हाँ, ये एक आपकी स्ट्रेटेजिक एज हो सकती है। एज मतलब आपकी यूएसपी, एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एज मतलब आपकी यूएसपी क्या है, आपका बिजनेस सबसे बेस्ट क्यों है, कैसे आप उसको बेस्ट बना सकते हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है। तो ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आई होप आपको एक वेग आइडिया आ गई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा का पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा थ्योरी है। तो मैं एग्जाम्पल्स बहुत दूंगा, उसमें पिक्चर्स बहुत दिखाऊंगा, अलग अलग कंपनी के क्या है क्या नहीं है, थोड़ा मार्केट इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा दूंगा ताकि आपको इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में, ठीक है। और एफएम तो सर प्रैक्टिकल है, तो पूरा वर्किंग्स देखेंगे, हर चीज़ का मैं लॉजिक बताऊंगा, प्रोजेक्ट्स को कैसे इवेलुएट करते हैं उसमें भी मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मैंने आपको जियो का बताया, रिलायंस, टाटा, ये सब करते हैं, तो उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ते रहेंगे, तो आपको जानकारी भी मिलेगी, अच्छा इसका ऐसा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको अच्छे से बताते रहूँगा ताकि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगना चाहिए आपको, और इंटरेस्ट आएगा तभी पढ़ोगे तो ही अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन ला पाओगे, ठीक है। तो ये सब है सर, पूरा आपका मॉड्यूल 2 का पेपर 8 है, ठीक है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और नेक्स्ट पार्ट से हम सब्जेक्ट पे आएंगे, तो पहला जो चैप्टर है वो बेसिक हम स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एज अ फील्ड वो क्या है, एक बिजनेस को पैसे की नीड क्यों होती है, बिजनेस पैसा कहाँ लगाता है, कहाँ से वो ला सकता है, बिजनेस मतलब मोटिव क्या होता है उसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस करने के, जो मैंने आपको बताया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सब हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताते रहूंगा कि बिजनेस के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, बिजनेस कहाँ कहाँ पैसा लगा सकता है, पैसे का कॉस्ट का क्या मतलब होता है, बराबर, सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा सर वो डायरेक्ट हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं और कल इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एक वर्ल्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वर्ल्ड है, वो कैसे आपके सब्जेक्ट, आपके कोर्स से कनेक्टेड है, आपको इसको कहाँ अप्लाई करने को मिलेगा, रियल लाइफ में आपको क्या फ़ायदा होगा, ये सब आई होप आपको एक वेग आइडिया आ गई होगी। और जब आप एक एक चीज़ आप पढ़ोगे, आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी को इसका क्या काम है, ये सब आपको बार बार सोचना चाहिए, तभी आपको ये सब्जेक्ट बहुत रेलेवेंट और बहुत ही काम का लगेगा, बरोबर। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।